यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी ट्रंप की सीक्रेट डील तो अब खुली है बॉस। भारत विरोधियों के हाथ पैर कपा देने वाला इलाज शुरू हो गया है। 180 करोड़ में 140 करोड़ भारतीयों का सौदा कर देने वाले एजेंडाधारियों की फाइल खुल गई। आज उसके बारे में बताऊंगा। मोदी भारत को मजबूत बनाने में लगे रहे। राहुल के पार्टनर ने चीन को लेकर क्या कहा कि तूफान आ गया। मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी एक कमरे में सिर्फ तीनों के बीच क्या बात हुई है, आज यह भी बताऊंगा। सरकार और मुख्यमंत्री बने बिना ही मोदी ने दिल्ली में सबसे बड़ा वादा कौन सा पूरा करना शुरू कर दिया। जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, मोदी ने 10 दिन में करना कैसे शुरू कर दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का वो काम जो केजरीवाल का भविष्य काला कर देगा, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बागेश्वर बाबा और पीएम मोदी पहली बार साथ आने जा रहे हैं और वो होगा जो सनातन विरोधियों के होश उड़ा देगा। बागेश्वर बाबा और पीएम मोदी एक साथ अब तगड़ा इलाज शुरू करने वाले बॉस। आज इसका भी चैप्टर है। और फिर महाकुंभ में महाभीड़, सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या हालत है। महाकुंभ की वो ग्राउंड रिपोर्ट जो बताएगी अब भी करोड़ों की भीड़ आ कहां से रही है। महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं तो पाठशाला का ये चैप्टर जरूर एक बार पहले देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों के रिवीजन को देख लेते हैं, फिर पहला चैप्टर। आज सुबह 2.5 घंटे के अंदर आए भूकंप के 2 झटकों ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। पहला भूकंप तो सुबह करीब 5:30 बजे आया, जब पब्लिक सो रही थी। दिल्ली में आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 थी, लेकिन झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को लगा कि किसी ने झकझोर को उठा दिया, इस तरह का फील हुआ। इसके बाद 8 बजे के करीब बिहार के सिवान में रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि दोनों जगह जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के आसपास हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने दावा किया था कि हिंसा के कारण इलाके में दहशत का माहौल है और करीब 1000 घरों पर ताले लगे हुए हैं। हालांकि ओवैसी के दावों का स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी खंडन किया। जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि इलाके में कोई पलायन नहीं हुआ है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पटना में कोचिंग सेंटर संचालक खान सर ने छात्रों के साथ मार्च निकाला। खान सर की अगुवाई में कई छात्र कोचिंग सेंटर से गर्दनीबाग तक मार्च में शामिल हुए। इस दौरान खान सर ने कहा कि जब तक बीपीएससी री एग्जाम नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार नहीं झुकी तो दिल्ली तक प्रोटेस्ट होगा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के तीसरे जत्थे को लेकर आया विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। तीसरे जत्थे में अमेरिका से भारत भेजे गए 112 लोगों में हरियाणा के 44 और गुजरात के 33 लोग। इससे पहले 15 फरवरी को 116 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया था, जबकि पहले जत्थे में 104 भारतीय डिपोर्ट हुए थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी ट्रंप की सीक्रेट डील तो अब खुली बॉस। भारत विरोधियों के हाथ पैर कपा देने वाला इलाज शुरू हो गया है क्या। 180 करोड़ में 140 करोड़ भारतीयों का सौदा कर देने वाले एजेंडाधारियों की फाइल खुल गई है। मोदी भारत को मजबूत बनाने में लगे रहे। राहुल के पार्टनर ने चीन को लेकर क्या कहा कि तूफान आ गया। और मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी एक कमरे में सिर्फ यही तीनों, क्या बात हुई है भाई, आज वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इस चैप्टर में जब सारे लोग अमेरिका में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की बातें कर रहे थे, कोई टैरिफ चिल्ला रहा था, कोई किसी डिफेंस डील की बात कर रहा था, तब हमने पाठशाला में आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और ये उनके दिमाग में तब से चल रहा है जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। तभी उन्होंने एक प्लान बना लिया था और वो उस इकोसिस्टम को वार्निंग दे चुके थे, जो इकोसिस्टम भारत में आग लगाने का काम करता है, आग लगाने का मंसूबा पाले बैठा है। इसलिए हमने आपको बताया था कि मोदी ट्रंप के बीच जो मीटिंग हुई उसमें अंदर ही अंदर कोई सीक्रेट डील तो हुई है। और यह सीक्रेट डील ऐसी थी जो डील अब खुली है तो सारे भारत विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे।
इधर मोदी अमेरिका से वापस लौटे, उधर अमेरिका में ऐसा खुलासा हो गया जिससे इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया कि नरेंद्र मोदी अब इन सबका परमानेंट इलाज कर देंगे। अब तक पीएम मोदी अकेले ही भारत विरोधी ताकतें, डीप स्टेट और इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी है। पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का जितना सपोर्ट चाहिए, डीप स्टेट और भारत में उनके सहयोगियों को नापने के लिए जो सबूत चाहिए वो सब मिल रहा है। बाकी पीएम मोदी खुद संभाल लेंगे। जैसे पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक बाद ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाला फंड रोक दिया। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा पीएम मोदी देखेंगे। ट्रंप जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, यानी मोदी को खुली छूट है, अमेरिका बीच में नहीं आने वाला। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, उस फंडिंग को भी बंद कर दिया गया। यानी भारत विरोधी इकोसिस्टम के खिलाफ पीएम मोदी और ट्रंप की जंग तेज हो चुकी है। सिर्फ शुरू नहीं हुई है, अब यह रफ्तार पकड़ रही है। फंडिंग रुकवाकर पीएम मोदी ने पहला वार कर दिया है। धीरे धीरे सबका चैप्टर क्लोज होगा, सबका नंबर आएगा बॉस, हमने आपको पहले ही कहा था। लेकिन यह अचानक एक दिन में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के दिमाग में यह बहुत पहले से चल रहा था कि इन सब का इलाज करना पड़ेगा, वरना भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये लोग हमेशा तमाशा करेंगे। कभी यहां धरने पर बैठेंगे, कभी वहां आग लगाएंगे, कभी कुछ तमाशा, कभी कोई टूल किट आएगी। ये ऐसे चलना नहीं है बॉस। आप सोचेंगे कि इनको झाड़ देंगे हो जाएगा, नहीं बॉस, ये दीमक की तरह है, फिर चढ़ेंगे फिर खाएंगे। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि भारत विरोधी इकोसिस्टम का नरेंद्र मोदी फुल एंड फाइनल कर देंगे। एक बार आपको याद दिलाता हूं कि नव भारत के कैमरे पर मेरे इंटरव्यू में पीएम ने इकोसिस्टम के सवाल पर क्या जवाब दिया था, फिर आपको बताता हूं कि आज कौन सी फाइल खुली है। मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा। और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है। टाइम्स नाउ नव भारत पर 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि भारत को अंधेरे में भेजने का सपना देखने वाले लोग, अब उन्हें अंधेरे में जाना हो। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। पीएम मोदी अपना होमवर्क करके बैठे थे। उन्हें इंतजार था अमेरिका में ट्रंप के आने का। उधर ट्रंप आए और 1 महीने के अंदर पीएम मोदी से मीटिंग भी हो गई और इधर एक्शन भी शुरू हो गया। पीएम मोदी के ट्रंप से मिलने के 4 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उद्योगपति एलन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक लिस्ट जारी कर दी, जिससे भारत और बांग्लादेश में तूफान आ गया। इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जहां अमेरिकी एजेंसी USAID के जरिए मदद के नाम पर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बहा रही थी। हैरानी की बात है बॉस कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम है और यह बताया गया कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के नाम पर भारत में 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। तुम्हारा क्या लेना देना बॉस कि भारत में वोटर घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम पैसा किस बात का फूंक रहे हो? अमेरिका के लोगों का पैसा भारत में वोटर का टर्नआउट बढ़े, इस पे खर्च हो रहा है। तमाशा बना रहे हो। ये सीधे सीधे इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट, जैसे नहीं होता फर्जी बिल बनता है कि नाम कुछ और दिया और पैसा गया कहीं और, ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने जैसा है। और ये पैसा जिस जिस की जेब में गया ना बॉस, नरेंद्र मोदी सबका नाम निकालेंगे। अब इस खुलासे पर सवाल यह है कि 182 करोड़ रुपए किसे दिए जा रहे थे? दूसरी बात, भारत को ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी क्यों? भारत के इलेक्शन कमीशन के पास अपना अच्छा खासा बजट है। अमेरिका वाले बताएंगे कि घर से निकलना कि नहीं और तुम पैसा बांटोगे। तीसरी बात,
140 करोड़ की आबादी वाले देश में 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर खर्च करना यह आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। चौथी बात, 182 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए या होने थे, किसके पास यह फंड गया, अब यह पता लगना जरूरी है। यानी जो लोग यह सोच रहे थे कि चुपचाप खेल करेंगे और उसके बाद अपनी सरकार आएगी, मजे में हम भी खाओ तुम भी खाओ वाला हिसाब चलेगा, सरकार तो पसंद की नहीं आई उनकी, लेकिन अब दिन भी उनके पसंद के नहीं चल रहे। मोदी वहां मिलकर आए तुलसी गबार्ड से, डोनाल्ड ट्रंप से, एलन मस्क से, और यहां फंडिंग रुक गई। अच्छा, मैंने देखा कई मीडिया आउटलेट छाप रहे हैं भारत को झटका, अमेरिका ने भारत की मदद बंद की। ये भारत को झटका है, ये भारत की मदद बंद की है, ये भारत को बर्बाद करने वालों की मदद बंद हुई है बॉस, कोई झटका नहीं है। जो लोग ऐसी हेडलाइंस छाप रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए क्या छाप रहे हैं वो। अमेरिका के जिस यूएसएड की करोड़ों की रकम पर भारत में बवाल मचा है, वो यूएसएड क्या है वो भी आपको बता देता हूं। यूएसएड अमेरिका की वो सरकारी एजेंसी है जो दूसरे देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए फंडिंग करती है। इसके लिए यूएसएड का दूसरे देशों के अलग अलग संगठनों से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर इन्हें यूएसएड के जरिए पैसा मिलता है। सिर्फ 2023 में ही यूएसएड ने $68 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की रकम दूसरे देशों में फंडिंग पर खर्च की। यूएसएड के दुनिया भर में 60 से ज्यादा देशों में ऑफिसेज हैं और अमेरिका पर आरोप लगता है कि यूएसएड के जरिए ही वो दुनिया भर में अमेरिका का एजेंडा चलाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से यूएसएड जैसी अमेरिकी एजेंसियों पर बड़ी आफत आ गई, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा दूसरे देश के लोगों पर क्यों खर्च करना भाई, यह पैसे की बर्बादी है, इसलिए यूएसएड जैसी एजेंसियों को बंद करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि यूएसएड जो भी फंडिंग कर रहा है उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें पैसे का मिसयूज हो रहा है और दूसरे देशों पर जिन वजहों से पैसे खर्च किए जा रहे हैं उससे अमेरिका की जनता का क्या लेना देना। भाई सही बात बोल रहा है वो आदमी। भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, ज्यादा मतदाता घर से निकले वोट करने के लिए, इससे अमेरिका के पैसे का क्या लेना देना भाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ऐसे हर काम को बंद कर रहे हैं जिस पर फालतू के पैसे बर्बाद हो रहे थे। इसी वजह से ट्रंप ने DOGE नाम का मंत्रालय बनाया और इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क को दे रखी है। एलन मस्क ने ही खुलासा किया कि यूएसएड से भारत में भी पैसा जा रहा है। अब यह पता लगाना कि भारत में पैसा लेने वाले कौन कौन से लोग हैं। कमाल की बात यह है कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर छाती पीटने वाला विपक्ष अमेरिका से आने वाली 182 करोड़ की मदद पर सन्नाटे में। एक आदमी विपक्ष से आके नहीं बोल रहा है यह पैसा किसको गया, पैसा किसको गया। दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस वित्तीय मदद पर सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा हो रहा था, सत्ताधारी दल को तो बिल्कुल नहीं। बीएसपी के नेता मायावती ने कहा कि क्या यह देश में फ्री और फेयर इलेक्शन में दखल नहीं है, अगर है तो फिर इससे किसको फायदा पहुंच रहा था। बीजेपी ने तो अमेरिका से आ रही फंडिंग को राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के साथ साथ डीप स्टेट से जोड़ दिया। अमेरिका से 182 करोड़ की फंडिंग बीजेपी के उन आरोपों से मेल खाती है जिसमें बीजेपी नेताओं ने 2024 के चुनाव के बाद कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश से साजिशें रची गई। पूरा दम लगाया गया, जोर लगाया गया कि मोदी ना पहुंच पाए इस कुर्सी पर, लेकिन अभी तक इन आरोपों का कोई आधार नहीं था, कोई सबूत नहीं था। बीजेपी यह भी आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका में डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस सब मिलकर पीएम मोदी को हराने के लिए फंडिंग करते रहे और जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी का गहरा कनेक्शन है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान रूस ने भी कहा था कि अमेरिका की तरफ से भारत के चुनाव में दखल दिया जा रहा है, और अब जब यह मदद की बात सामने आ रही है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर, तो साफ साफ दिखने लगा है कि अमेरिका में बैठकर कोई तो था जो चाहता था कि मोदी हार जाए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट होगा सोचिए मोदी को हराने में। सीधा सीधा यही कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, भारत विकास कर रहा है, यह कैसे आगे जा सकता है जी, इसको नीचे करो। मोदी तो हमारी बैठ के सुनता नहीं, पहले वाले को सुना देते थे। मोदी को हटाओ, कोई अपने हिसाब का आदमी लाओ। यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए थे, अमेरिका से फंडिंग के जरिए भारत में दखल की जो बातें कही जा रही थी, वो अब सच साबित हो रही। और अमेरिका के DOGE विभाग की यह लिस्ट इस बात की गवाही दे रही। अब उन लोगों की नींद उड़ी हुई होगी जो लोग विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे। वो लोग, वो चंद लोग जिन्होंने 180 करोड़ में अपने 140 करोड़ भाइयों और बहनों को बेच दिया, सौदा कर दिया उनका। लाओ ना पैसा यार, हम बनाएंगे ना माहौल तुम्हारे लिए। क्योंकि भारत में फंडिंग के सबूत सामने हैं, कितने रुपयों की फंडिंग थी, यह फिगर भी सामने आ गया।
मोदी सरकार को इसी चीज का इंतजार था। अब सरकार बड़े आराम से इस फंडिंग की फाइल खोल सकती है। जब फंडिंग की फाइल खुलेगी तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि यूएस एड के नाम पर कौन कौन भारत में 182 करोड़ रुपए की फंडिंग का मलाई चाट रहा था। और अमेरिका में तो ट्रंप सरकार है, इसलिए इस जांच में जो भी सहयोग चाहिए होगा वो अमेरिका से मिल ही जाएगा। भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी फंडिंग के दखल के आरोपों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर एक नया बम फोड़ दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि साल 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब एस.वाई. कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने IFES यानी द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक MOU साइन किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस संस्था के साथ चुनाव आयोग ने करार किया था उसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस चुनाव में पारदर्शिता का रोना रोती है, लेकिन उसकी सरकार में तो पूरे चुनाव आयोग को विदेशी हाथों में सौंप दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को एस.वाई. कुरैशी ने खारिज किया। एस.वाई. कुरैशी ने माना कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए IFES से करार हुआ था, लेकिन उस करार में कोई फंडिंग शामिल नहीं थी, ना ही फंड देने का कोई वादा था। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय की पोस्ट पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कोई इन्हें बताया कि 2012 में जब भारतीय चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएस एड से यह फंडिंग मिली थी तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। इस तर्क से तब के सत्ताधारी दल कांग्रेस को तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप करवाकर अपनी ही चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी और विपक्ष यानी बीजेपी ने सोरोस या यूएस एड की वजह से 2014 में चुनाव जीता था। लेकिन इससे यूएस एड के पैसे से भारत में माहौल बनाने वाले और भारत विरोधी काम करने वालों पर सवाल बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फाइल तो खुल चुकी है और मोदी इनका पूरा हिसाब किताब करके मानेंगे, ये लिख लीजिए। एक तरफ मोदी को हराने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर आज एक बड़ी बात यह भी हो गई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। एक ही कमरे में 3 नेता और बस यही तीनों। यह मुलाकात देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए थी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री के अलावा नेता विपक्ष होता है। देश में मौजूदा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, जो 18 फरवरी यानी कल रिटायर हो जाएंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी को मिलकर जो पैनल बना है वो सर्च कमेटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक नाम चुनेगा और इस नाम की सिफारिश नए CEC के तौर पर राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इधर पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह की मीटिंग हुई और उसी वक्त कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए CEC के चुनाव पर मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, क्या है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि इस देश में पहले कैसे CEC चुने जाते थे और कैसे पीएम मोदी इस प्रक्रिया को बदल रहे हैं, इसे पारदर्शी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। कांग्रेस नए CEC के चुनाव का विरोध कर रही क्योंकि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। सुप्रीम कोर्ट में CEC और EC की नियुक्ति से संबंधित नए कानून को चुनौती दी गई है। इसी वजह से कांग्रेस मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर यह बैठक क्यों। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है उसके सत्ता में रहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और EC यानी इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के लिए कोई कानून था भी नहीं। जो भी प्रधानमंत्री होता था उसकी सलाह पर राष्ट्रपति CEC और EC को नियुक्त कर देते थे। 2023 में मोदी सरकार इसके लिए कानून लेकर आई और अब देश में पहली बार चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने में नेता विपक्ष की भी राय ली जा रही है। ये लोग तो अपने हिसाब से चुन देते थे, सिलेक्शन पैनल में नेता विपक्ष भी डाला गया है। यानी ये पीएम मोदी की सरकार है जिसने देश में चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाया, नेता विपक्ष को भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से पास कानून को चुनौती दी गई है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। उसी साल मोदी सरकार ने CEC और EC की नियुक्ति से जुड़ा कानून पास किया था जिसमें 3 सदस्य पैनल रखा गया, लेकिन इस प्रोसेस से CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ याचिका डाली गई। अब सोचिए, मोदी सरकार तो चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कानून लेकर आई। हो सकता है हर कानून की तरह उसमें भी कुछ खामियां हो,
लेकिन पहले की सरकारों में तो कानून था भी नहीं, और वही लोग गाना गा रहे हैं कि बड़ा पारदर्शी नहीं हो रहा है यार, ये क्या सिस्टम मोदी जी ने बनाया। एक तरफ मोदी और ट्रंप भारत विरोधी इकोसिस्टम की बैंड बजा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने डीप स्टेट वाला नैरेटिव फैलाने का ठेका उठाया हुआ है। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल कटा हुआ है। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जरा सैम पित्रोदा को सुनिए क्या क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस को भयंकर रगड़ दिया। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. We need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन तो भारत का दुश्मन है ही नहीं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अरे बॉस, तो ये बात अपने बगल में बैठे राहुल गांधी को ना समझाइए, पहले तो उनको समझाइए जो कह रहे हैं कि चीन ने ये ले लिया वो ले लिया, पता नहीं उनको कौन आके बता रहा। ये क्या बात हुई भला? बीजेपी पूछ रही है कि जिस चीन ने गलवान घाटी में घुसपैठ की, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना के 20 जाबाज सैनिक शहीद हो गए, क्या कांग्रेस उस चीन को भारत को दुश्मन नहीं मानती? चीन ने भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 बार वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से रोका। क्या कांग्रेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता? चीन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू करने की पाकिस्तानी मांग का हमेशा समर्थन किया। क्या कांग्रेस फिर भी चीन को दुश्मन नहीं मानती? चीन की सेना बार बार लगातार अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक एलएसी पर घुसपैठ का प्रयास करती है। क्या चीन ये सब दुश्मनी नहीं दोस्ती में करता है? सैम पित्रोदा ने तो बयान दे दिया, लेकिन उनके बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सवाल पूछे, सुनिए जरा। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। ये गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है। याद करिए राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो कहा, उस पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया। पूछा कि क्या चीन से पैसे लेते हो भाई, जो बार बार चीन की इतनी तारीफ करते रहते हो? क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार मोदी सरकार का विरोध करने के चक्कर में चीन के नैरेटिव को सूट करने वाली बातें करते रहते हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी सरकार ने देश की जमीन चीन को सौंप दी, उस कांग्रेस को अब चीन से कोई खतरा क्यों नहीं दिख रहा? बीजेपी इसकी वजह उस समझौते को बता रही है जो कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुआ था, जिस समझौते पर साइन करने के लिए पूरा गांधी परिवार कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर बीजिंग गया था। प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी बीजिंग गए थे, और जब राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते पर साइन कर रहे थे, तब सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। बीजेपी आरोप लगाती कि जो समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करना चाहिए था, उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हैसियत से कर रहे थे। इसलिए बीजेपी हमेशा कहती है कि चीन ने भारत सरकार के साथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के साथ समझौता किया था। लेकिन कांग्रेस कहती है कि यूपीए सरकार के दौरान चीन से यह समझौता दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत का तंत्र तैयार करने से जुड़ा था। पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर उसी समझौते की याद दिला रही है। वैसे सैम पित्रोदा के बयान पर तो कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी भी सवाल उठा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस को क्या नसीहत दे रही हैं, सुनिए, फिर बताता हूं कि कांग्रेस कैसे बैकफुट पर आ गई। सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत बयान है। अगर आप देखें, चाइना एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज को का पालन नहीं करता है, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में घुसपैठियापंथी कर रहा है, जो खुद राहुल गांधी जी ने इसके बारे में उठाया है। और ये कहना और ये डिसमिस कर देना, ये कहीं ना कहीं देश की नेशनल सिक्योरिटी पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी इसका संज्ञान लेगी।
यानी बीजेपी से लेकर कांग्रेस के सहयोगी तक सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा। बीजेपी तो कह रही है कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का चीन प्रेम खुलकर सामने आ गया, लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस ने इस बार भी सैम पित्रोदा के बयान से किनारा काट लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके सैम पित्रोदा के बयान को उनका पर्सनल बयान बताकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश की। जयराम रमेश के मुताबिक सैम पित्रोदा ने चीन पर जो कुछ भी कहा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का विचार नहीं। चीन हमारी विदेश नीति, बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक चुनौती भी है। यानी सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस सॉरी कर रही है, लेकिन ना तो अंकल सैम ने पहली बार विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाई है, और ना ही ये पहली बार है जब कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान से किनारा काटना पड़ा है। पिछली बार जब पित्रोदा ने कह दिया कि उत्तर पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, एक आध बार तो कांग्रेस ने उन्हें पद से हटाया भी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लाडले बने रहते हैं क्योंकि राहुल गांधी के बहुत खास हैं। लेकिन ये लोग जो भी बोले, इतना तो दिख रहा है कि मोदी और ट्रंप मिलकर ऐसे सारे लोगों का इलाज कर देंगे आने वाले समय में। पाठशाला में अब अगली क्लास। सरकार और मुख्यमंत्री बने बिना ही मोदी ने दिल्ली में सबसे बड़ा वादा पूरा करना कैसे शुरू किया। जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, मोदी ने 10 दिन में करना शुरू भी कर दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का वो काम जो केजरीवाल का भविष्य काला कर देगा, अब इसका चैप्टर। लोग अक्सर पूछते हैं कि मोदी के पास